जी। नहीं, हम आप दोनों ही अच्छे लोग हैं। हमने देश के लिए किया, पत्रकारिता के तौर पे चीज़ों को तरीके से किया। हमें क्यों नहीं अप्रोच करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी? क्यों सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को करता है? मेरा सवाल क्या, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। हम भी तो देश की सेवा में ही खड़े हैं। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम आपको हर बार की तरह इस बार भी बिहार ले जाना चाह रहे हैं, जहां चुनाव है। पहला चरण 6 तारीख को, दूसरा चरण 11 को और रिजल्ट आएगा 14 तारीख को। पता चलेगा कि कौन किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं। लगे हुए हैं राष्ट्रीय दल, एनडीए, महागठबंधन और जन स्वराज एक कोशिश में है कि किसी तरह से दिल्ली की तरह, अरविंद केजरीवाल की तरह कहीं ना कहीं से बदलाव की स्थिति में बिहार को ले आए। तो चलिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी के पास। पर उनके पास जाने के पहले मैं अपना सवाल तो दे दूं आपको, फॉर माय व्यूअर्स। महागठबंधन का घोषणा पत्र मंगलवार को आया, जिसका नाम उन्होंने दिया तेजस्वी प्रण। अब उसमें क्या क्या था? 25 बड़े वादे किए गए हैं कि सरकारी नौकरी, पेंशन 2000 यूनिट फ्री, ये क्या कहते हैं, फ्री बिजली, बिजली बिजली, हाँ हाँ। 2000 यूनिट तक, जो दिल्ली में भी किया गया था, आपको भी याद होगा। इसके अलावा 25 बड़े वादे क्या क्या हैं? रोजगार और सरकारी नौकरी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा कि 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर सदस्य को नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। कहां से लाएंगे, देखना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कम्युनिटी मोबाइल सीएम दीदियों को स्थापित किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। इसके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज मात्र मुफ्त कर दिया जाएगा। जीविका कैडर भत्ता। इसके अलावा बहुत सारे उद्योग और रोजगार सृजन। पुरानी पेंशन योजना में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। भाई बहन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुफ्त बिजली, 2000 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकार ऐसे ही, आप भी जानते हैं कैसे सरकार चला पाएंगे। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस नियंत्रण, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त के द्वारा ये स्थापित करेंगे वहां कुछ इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य बीमा, तरह तरह की चीजें। 25 शिवाजी, आप भी इससे वाकिफ होंगे। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि ये गठबंधन का मैनिफेस्टो क्या है, क्या था और यथार्थ क्या है। फिर मैं आऊंगा दूसरे सवाल पे, जो होगा एनडीए का। उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो अनाउंस कर दिया, जिसका नाम उन्होंने दिया संकल्प पत्र। मैं उस पे बाद में आपसे बात करूंगा। पहले इसी पे, महागठबंधन के तेजस्वी प्रण पे। जी शिवाजी। जी, तेजस्वी का जो तेजस्वी प्रण जो है, बिल्कुल तेजस्वी का मेन फोकस जो रहा है शुरू से, वो रोजगार को लेकर के। वो जब से नीतीश सरकार से अलग हुए, वो रोजगार पर उनका जो है मेन फोकस रहा है। और वो रोजगार, वो उनका कहना है कि भाई मैंने जो रोजगार का वादा किया था उसे पूरा किया है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। मैं जो वादा करता हूँ उसे निभाता हूँ। तो वो इस चुनाव में उसी चीज़ को वो भुनाना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी वो इन सब बातों को वो जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रहे थे। और उस समय क्योंकि लोकसभा का चुनाव था और लोगों को ये लग रहा था कि
केंद्र में सरकार बनानी है तो भी मोदी सरकार की बात जो थी, और उसपे बहुत हो सकता है बहुत तवज्जो नहीं दिया गया। पर बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन यहाँ की बहुत बड़ी समस्या रही है। तो इन सब मुद्दों को वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लगता है कि इससे एक वोट जो है वो हासिल कर सकेंगे। पर जो उन्होंने वादा किया है, जो उनका प्रण है कि हर घर में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी को वो दिलाएँगे और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बहुत इस तरह का वादा है जो कि पूरा होना संभव नहीं है। पर चुनाव में जी। लोग वादे इस तरह के कर देते हैं, और यथार्थ से कहीं काफ़ी कोसों दूर ये इस तरह की चीज़ों कई बार बोल दी जाती है। तो उसी तरह का वादा है, और विपक्ष जो है वो जो अभी उनका विरोधी हैं, वो इसी चीज़ को कि भई न सरकार बननी है और ना वादा पूरा करने का मौका मिलना है, तो वादा कुछ भी कर दो। तो इस तरह की बातें कही जा रही है, पर वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी बात जब हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का वादा कर रहे थे, तो यही नीतीश कुमार मुझ पर कई तरह की बात कहे कि भई आप कहाँ से लेके आओगे? कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा। मतलब कई तरह की बातें उठी थी उस समय। तो उसको लेकर के वो दिखाना चाहते हैं कि मेरी बातों पे, मेरे वादे पे भले ही अभी ये लोग सवाल उठा रहे हों, पर मेरे पास एक रोड मैप है, मैं इन वादों को पूरा करूँगा, और इसी को ये अपना भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच देखा जाए तो उनके पास यही एक सबसे बड़ा मुद्दा भी है। अगर आप बाकी चीज़ों को अगर किनारे कर दें, जो बिहार में जाति और धर्म के नाम पर MY समीकरण जो इनका कहा जाता है, तो उस समीकरण से हट करके अगर किसी और वादे के बूते या चुनावी जो वादा होता है, उनसे अगर वोट को आकर्षित करना हो, तो ये सबसे अहम है, और इसको ये बहुत ही अच्छा मुद्दा भी है। लोग त्रस्त हैं, लोग रोज़गार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, युवा बड़े पैमाने पर आप देखेंगे तो युवा बेरोज़गार हैं, और सभी में अंदर एक छटपटाहट है नौकरी पाने की। बिहार में ख़ास करके सरकारी नौकरी तो लोग सबसे बड़ी इच्छा अगर कुछ होती है माँ और बाप की, तो वो है कि मेरा बच्चा जो है सरकारी नौकरी पाले। यहाँ प्राइवेट सही बात। नौकरी को ज़्यादा वो लोग तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये एक लुभावना चीज़ है जिसको उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, पर ये वास्तविकता से थोड़ा दूर दिख रहा है। अब देखें जनता इस पे कितना भरोसा करती है। इसी तरह के और भी कई वादे हैं जिस पे, मगर सबसे बड़ा मेन मुद्दा है उनका, फ़ोकस कर रहे हैं वो कि हर घर में सरकारी नौकरी, माँ-बहन योजना है उनकी, वो जो महिलाओं को लेकर के, ये तो कमोबेश सभी पार्टियाँ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए जो कर रही हैं वो सब है। मेन है उनका ये रोज़गार पे। जी। ये आपने सही कहा कि रोजगार और सरकारी नौकरी, देश में देखा जाए, आपको आपको मैं बता रहा हूं, आपने भी देखा होगा, EPFO ने इतने दिनों से लड़ाई करी। कॉरपोरेट में जो लोग हैं, जो पेंशनेबल हैं कॉरपोरेट के, रिटायर जी। करते हैं, उनकी हुँ, हुँ। पेंशन का मिनिमम क्या है? 1,000 रुपया। 1,000। इतने सालों से लड़ रहे हैं। EPF 95 को आप देखें, हुँ, 1,000 हुँ। इज द मिनिमम पेंशन। 1,000 रुपये में आज की तारीख में आपको एक पेंसिल, 10 पेंसिल भी खरीदने जाए अपने बच्चे के लिए तो वो बड़ा मुश्किल होता है। पर सरकार सुनता नहीं है। सरकार की सुनवाई सिर्फ सरकारी लोगों के लिए है, जिसके लिए हर साल पेंशन पे इजाफा, DA का इजाफा, सरकारी लोगों के लिए हर चीज। तो मैं कह रहा हूं कि बिहार के या देश के लोगों के बीच में ये धारणा बन गई है कि बेहतर है कि सरकारी नौकरी ले लो, रिटायर करोगे तो कम से कम सरकार आपकी चिंता करेगा। जी। प्राइवेट में क्या है कि आपको रिटायर होने के बाद 1,000 मिनिमम पेंशन पे जिंदा रहना पड़ता है। खैर, हम उस पर जाना नहीं चाहते, वो अलग इशू है। बिहार की बात अगर हम करें तो बिहार में सबसे बड़ा इशू क्या है? एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहेंगे, माइग्रेशन, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री नहीं है,
करप्शन टू द एक्सटेंट, हमने ही बहुत। आपके साथ मिलकर, आपके साथ, आपको याद होगा जब मैं पटना में था, यूएनआई में, हम लोगों ने स्कैम, फॉर्डर स्कैम और जैसी डिस्काउंट। चीजों को एक्सपोज किया था। जी, उसके बाद बिल्कुल। कितने स्कैम्स आए, अलकतरा स्कैम, आईआरसीटीसी रेलवे स्कैम, लालू जी के रेजीम। मैं कह रहा हूं कि उस समय नीतीश जी भी उन्हीं के पार्टी में थे, जी। आज भले बीजेपी में हैं, और करप्शन और एंटी करप्शन की बात होती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आम जनता के बीच में क्या सिर्फ जंगल राज और करप्शन लालू के खिलाफ है, या नीतीश के भी बातें आती हैं, नीतीश जी की, विद अ डिस्क्लेमर, नीतीश जी की, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। 5 साल से उनकी सरकार इस प्रदेश में थी जहां आपसे हमारी बात हो रही है, जहां चुनाव होना है, करप्शन तो वहां भी है। निश्चित रूप से स्कैम की बात आप करें तो फॉर्डर से लेकर जो मैंने देखा है, मैंने ही एक्सपोज किया था फॉर्डर स्कैम, बिल्कुल सही बात। पर सवाल उठता है कि रिजल्ट क्या हो। हम आप नहीं, बात करते रहते हैं, हम आप सिर्फ बात करते रहते हैं, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, हमारा काम एक्सपोज करना है, बात करना है। रिजल्टेंट क्या है? जितने उस समय के लोग थे, मुझे पता है, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, कहीं ना कहीं सरकारी माध्यम से या पॉलिटिकल माध्यम से सेटल आउट कर गए हैं। पर हम आप जनता, बिहार की जनता पे क्या असर पड़ा इन इश्यूज का, मैं आपसे जानना चाहता नहीं, बिहार में सच्चाई है कि ये फॉर्डर स्कैम या अलकतरा घोटाले को लेकर के बहुत चर्चा होती है, और उस समय वर्दी घोटाला और कई और घोटाले हुए थे, उन सब की चर्चा होती है। उस तरह का कोई घोटाला और नरसंहार जो है उस तरह की बात अब तो नहीं है। पर भ्रष्टाचार जो है वो बिहार में अब सरकारी विभागों में वो नीचे जड़ तक पहुंच चुका है, और जड़ से ही अब कहिए पहले शुरू होता था, अब क्योंकि अब ऊपर से अब नीचे तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार, अब किसी कोई ऐसा विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। पर ये कहिए कि कोई अभी उस तरह का कोई घोटाला जो है उजागर नहीं हुआ है जिसको लेकर के सरकार को घेरा जा सके। पर आम जनता जो है इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार से आम जनता बहुत त्रस्त है। छोटे-छोटे कामों के लिए भी आपको अगर विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है तो बिना पैसा दिए आप दाखिल खारिज तक नहीं करा सकते हैं अपनी ज़मीन का। आपने ज़मीन लिया हो और उसका म्यूटेशन कराना हो दाखिल खारिज, तो वो भी जो है वो बिना पैसे दिए नहीं होता है। इसी तरह से जबकि सरकार ने उसके लिए टाइमलाइन फिक्स कर दिया है कि 15 दिनों के अंदर आपको ये करना, मगर बावजूद इसके अधिकारी कर्मचारी अड़ंगा लगाते रहते हैं और वो काम नहीं होता है। तो छोटे-छोटे कामों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना हो, कोई इन सब चीज़ों के लिए भी लोगों को परेशानी। अब इवन आपका एक नक्शा पास कराना हो, ज़मीन मकान बनाना हो तो नक्शा पास कराना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। आप जो काम जायज़ काम है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। इन सब चीज़ों से लोग परेशान हैं। आप शराबबंदी बिहार में लागू कर दिए, पर जो है वो शराब खुलेआम बिक रही है, और जो है वो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है। अब लोग जो हैं आसानी से घर पे होम डिलीवरी हो जाता है, वही शराब महँगी कीमतों पे मिल जाती है। तो ये इस तरह से, और उस वो जो है वो सरकार के खजाने में पैसा न जा कर के वो भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों की जेब में जा रहा है। काम जो है वो ऐसा नहीं है, और एक तो सरकार पे एक आरोप भी लगता रहा है, कई विपक्ष के लोग शुरुआत में काफ़ी इन सब चीज़ों को एस्टीमेट घोटाला। अब ये इन लोगों का कहना था कि भई जो सरकार है वो किसी भी काम को जो पहले जो जो जिन दरों पे वो काम हो जाता था, उसका एस्टीमेट ही बढ़ा देती है, और बढ़ा कर के वो ऊपर से ऊपरी स्तर पे वो क कमीशन बँट जाता है, और काम जो है काम भी अच्छा हो जाता है,
और कमीशन भी लोगों की तक पहुंच जाता है। तो इस तरह की बातें भी होती रहती है और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। तो भ्रष्टाचार सच में चरम पे है, लोग त्रस्त हैं, पर अब है कि अब विश्वास किस पे किया जाए। आप जो आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठा रहा है, अब वो खुद जो है उनके ऊपर खुद आरोप है। वो चारा घोटाले में उनके पिता, या फिर अभी रेलवे में नौकरी की जो के बदले में जमीन लिखवाने की बात हुई। इस तरह से कई जो बात अभी अदालत में है, जो बात सामने आ चुकी है, अब लोग उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि भाई अब यहाँ से अब अगर ताड़ से गिरे तो खजूर पे अटक जाए। तो इस तरह से लोगों को लग रहा है कि आखिर कौन किस पे भरोसा करें। सारे लोग अब विश्वास इस कदर है राजनीतिज्ञों पे, लगता है कि अब जो है वो कोई भी पॉलिटिशियन को अगर हम वोट देते हैं तो वो वही काम करता है। तो लोग बिहार में ये मान चुके हैं कि जिसको भी हम वोट देंगे वो जा करके भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव थॉट्स जो है मन में विचार जो है बैठ जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है बिहार के लिए। मगर अब है इसी में, अब उम्मीद लगा करके लोग बैठे हैं। अब उसमें एक आए हैं आपके जन स्वराज के प्रशांत किशोर, वो भरोसा दिला रहे हैं। अब उनके साथ ये है कि वो अभी सीट तो बहुत जितने की स्थिति में कहीं भी हमको दिख नहीं रहे हैं, एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तो। पर अब अंत में क्या होता है ये नहीं कर सकते, पर वोट उनके साथ, लोग उनकी बातों पे भरोसा करके उनके साथ जुड़ रहे हैं। सीट कितनी मिलेगी ये कहना कठिन है, पर लोग जो है उनकी बातों पे, इन सब चीजों को लेकर के एक लग रहा है कि भाई आप एक बार एक विकल्प पे भरोसा कीजिए। इस तरह से लोग उनकी ओर थोड़ा सा उनका झुकाव। अब पटना जैसे क्षेत्र में, अब दीघा में कुछ मैं घूम रहा था, अब वहां पे कुछ लोग जो हैं जो कि पूरी तरह से बीजेपी के समर्थक थे। अभी उनकी बात अब जो सुनने में आती है वो कह रहे हैं नहीं, एक बार थोड़ा परिवर्तन करके देखा जाए कुछ शायद। जबकि वो उनको भी एक अंदर कोने में लगता है कि भाई जो है वो हम जिसको वोट देंगे वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, और ये उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। तो लोगों को लगता है वो अंत समय में होता क्या है, बिहार में अक्सर देखा गया है कि अंत समय में जो है, जो लास्ट चुनाव मतदान से ठीक एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जो है 1 दिन पहले कहिए, वो लोग लगता है कि भाई अब दो दो सत्ता के दावेदार हैं, एनडीए और आरजेडी का महागठबंधन। अब जो दोनों के विरोधी हैं वो देखते हैं कि भाई अब जो अभी बीच का रास्ता देख करके प्रशांत किशोर की ओर आ रहे हैं। उनको लगता है कि लगेगा कि अरे जो है वो हम तो इसको अगर वोट मेरा महागठबंधन में जाता है तो बीजेपी को लाभ हो जाएगा, या जो वो सोचते हैं, दूसरा पक्ष सोचता है कि अरे अगर हम उसको वोट दिए तो महागठबंधन जीत जाएगा, फिर वही स्थिति। तो इन सब चीजों से वो वोट जो है फिर लास्ट में जो अपने अपने जो पहले के वोट जिनको वो लोग वोट देते रहे हैं, या जो जिसके ज्यादा करीब होते हैं, जिसका विरोध ज्यादा करते हैं, तो दूसरे पक्ष की ओर झुकाव उनका बढ़ जाता है। तो इस तरह से वोट जो है अंतिम समय में बदलता है, और इसका आकलन करना बड़ा ही कठिन होता है। वो लास्ट मोमेंट में वो ऐसे वोट का, मगर जो मूलतः जो कैडर वोट है, जो जो जिसको लोग ये लोग जिसपे अपना वोट बैंक मानते हैं, वो उसमें अभी बिखराव बहुत हद तक नहीं हुआ है। वो दोनों पक्ष के लोग, दोनों तरफ जो है उसमें बिखराव नहीं है। जी, एक मेरा सवाल आपसे है कि क्यों क्यों सवाल ये उठता है कि बिहार जाने के बाद आमतौर पे देखा गया है, जो मैं फॉलो कर रहा था, कि ब्यूरोक्रेट, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस बिहार जैसे ही जाते हैं, 3 साल 4 साल की पोस्टिंग होती है, फिर वो इस्तीफा देकर राजनीति में आ जाते हैं। खास करके बिहार के साथ देखा जा रहा है। और आज जन स्वराज की बात करें, या एक पार्टी और आई थी लांडे साहब की, आईपीएस, उसका तो कोई चर्चा ही नहीं है आज की तारीख में। उन्होंने शायद कोई फील्ड ही नहीं किया। एसपी आईपीएस थे ना लांडे साहब, जी, उनका कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों बिहार जाते ही राजनीति में ब्यूरोक्रेट्स को इंटरेस्ट हो जाता है? क्या ब्यूरोक्रेट्स को वहां कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं, या ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि यहीं रहने में हमें फायदा है?
मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहा, इन जनरल में बात कर रहा हूं। बिहार में ऐसा क्यों होता है? बिहार में नहीं, हर जगह आप देखेंगे जिसको आरके आप, सिंह। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ऐसे कई नाम हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो राजनीति की ओर रहा है, और वो उसी माइंडसेट से वो काम भी करते रहे अपना। तो वो, मगर केवल आप ब्यूरोक्रेट्स को नहीं कह सकते हैं। आप जो है जुडिशरी में भी कुछ लोग हैं जो आप देखिए कि वो राज्यसभा के माध्यम से या कहीं और किसी और माध्यम से वो चुनाव में मतलब वो राजनीति में आए हैं। तो इस तरह से केवल ब्यूरोक्रेट्स को अलग करना सही नहीं होगा। मगर हाँ, एक तो क्योंकि लोगों को लगता है, हर व्यक्ति को, ब्यूरोक्रेट्स को खास करके, कि जब वो सरकार को चला रहे होते हैं तो पर्दे के पीछे से, फिर उनको लगता है कि भाई पर्दे के पीछे से ही क्यों, नहीं, कहीं ना सामने कहीं आकर। पर्दे के जी, पीछे नहीं, कहीं ना कहीं वो तो पर्दे के पीछे रह के भी उसी सरकार की समर्थन में खड़े होते हैं, तभी तो बिल्कुल। उनको वो पार्टी उनको टिकट देती है। आपसे जानना नहीं, नहीं, चाहूंगा मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, वो अब देखिए, ऐसे तो बहुत कई नाम हैं जिनको जो राजनीति में आए, मगर उनके अब जैसे आप कांग्रेस से थे राम उपदेश सिंह, आरयू सिंह, जी वो भी आए, जी पर एक ईमानदार उनकी छवि रही। अब वो राजनीति में नहीं है, काफ़ी सीनियर आईएएस थे, तो वो भी उनकी मगर वो एक्चुअली जो पावर जो है ना, वो राजनीति का जो जो सत्ता का जो ये होता है, वो खींचता है लोगों को, और उसके कारण जो है वो कई लोग आकर्षण में चले आते हैं। तो वो है, मगर ऐसा हम ये मतलब जनरलाइज इसको नहीं कर सकते कि सारे लोग जो हैं वो कमाई का जरिया समझ करके आ रहे हैं। नहीं, पावर यहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं, डायरेक्ट हम जो है सेवा करें, इसलिए क्योंकि हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनके ऊपर जो है कोई अभी इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप, सीधा आरोप कोई लगा नहीं है, तो इसलिए जनरलाइज करना तो सही नहीं लग रहा है। मगर ये है कि वो सत्ता का जो आकर्षण है, वो उससे वो छूते नहीं रहते हैं, और उनको लगता है कि हम भी जो है वो लाइमलाइट में आकर के, और इस तरह से एक, क्योंकि आईएएस के रूप में वो अपनी सेवा जो है वो जो कर रहे थे, उससे शायद बेहतर सेवा वो कर पाएँ, इसलिए वो आते हैं तो मैं इसको बुरा भी नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को ज़रूर राजनीति में आना चाहिए, और वो आएँ तो शायद राजनीति कुछ अच्छी हो। अब जैसे आप सुनील सिंह हैं, आईपीएस रहे, पटना के सीनियर एसपी रहे, काफ़ी अच्छे और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। आज वो राजनीति में हैं, और तो भाई उन पर कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है। तो ऐसे लोग, अच्छे लोग आएँ और आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, मुझे लगता है। जी। नहीं, हम आप दोनों ही अच्छे लोग हैं। हमने देश के लिए किया, पत्रकारिता के तौर पे चीजों को तरीके से किया। हमें क्यों नहीं अप्रोच करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी? क्यों सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को करता है? मेरा सवाल, क्या, विल लेट्स नॉट गेट इनटू इट। हम भी तो देश की सेवा में ही खड़े हैं। खैर, लेट्स कम हम टू हम हमारी इच्छा नहीं हुई है, इसलिए हम लोग दूर हैं। हम उनकी बीजेपी इच्छा के हुई होगी। मैनिफेस्टो की बात करें। जी। बीजेपी ने गारंटी किया है, पंच मृत गारंटी, 5 हुँ, हुँ। तत्वों पे उन्होंने गारंटी किया है। आज आया है ना हुँ, हुँ। उनका मैनिफेस्टो। जी, जी। तो हम उसी पे, आप, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी के जी। मैनिफेस्टो के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे मुझे, हमारे व्यूअर्स को? क्योंकि उन्होंने नहीं, भी बीजेपी लाखपति लाखपति दीदियों की बात की, यानी कि नहीं, जैसे कि उन्होंने एनडीए महागठबंधन ने महिलाओं की बात की, दीदियों की बात की, उसी जी, तरह जी, से जी। बीजेपी ने एनडीए ने भी लाखपति दीदी के, हर महिला लाखपति हो जाएगी, जी। हर को नौकरी मिल जाएगा। नहीं, देखिए हम अब तो एक ये जज इसके अपॉइंट पीछे, करेंगे इस तरह के जो घटले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, उसके लिए। ये क्या है? मैनिफेस्टो टू मैनिफेस्टो अटैक। यू आर नहीं, अटैकिंग ये अगेंस्ट, आप राजनीति की बात ही नहीं कर रहे हो ना, आप सिर्फ कंटेस्ट कर रहे हो दूसरे के मैनिफेस्टो को, एनडीए हो या महागठबंधन हो। जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, ये तो सभी राजनीतिक दलों को ये समझ में आ रहा है कि महिला वोटर जो है, आधी आबादी, उसको इग्नोर करके तो राजनीति नहीं हो सकती है। और दूसरी बात कि अगर आज बिहार में आप देखें तो हर चुनाव में
महिलाओं का वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ता जा रहा है और नीतीश कुमार जो हैं आज वो उनके सत्ता में बने रहे और उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो महिलाएँ ही हैं। तो वो जिसके कारण वो उनकी जीत जो है वो उनके साथ जो एक जो है जीत पक्की मानी जाती है लोगों तो उसके पीछे महिलाओं का ही वोट बैंक सबसे बड़ा है। तो इसलिए अब सभी लोग और जब वोट भी महिलाएँ बढ़ के कर रही हों, तो निश्चित रूप से उनका ख़्याल जो है हर राजनीतिक दल रखना चाहता है क्या कि भई उनका वोट जो है उनके लिए मायने रखता है। तो उस नाते से सभी लोग उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक बात है वो ये एनडीए की, तो इन लोगों ने महिला रोज़गार के लिए जो 2 करोड़ रुपए 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने की घोषणा की है। 1 करोड़ महिलाएँ को इन लोगों ने लखपति दीदी बनाने का वादा किया है और एग्जैक्टली। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्योगपति को बनाने का इन लोगों ने ये वादा किया है। तो सब लोग जो है वो महिलाओं पे अब जो है विशेष ध्यान देना ज़रूरी भी है और बिना उसके तो देश जो है देश या बिहार की तरक्की नहीं होगी। तो महिलाओं पे जो है लुभाने की कोशिश की जा रही है। जी। मेरा सवाल सिंपल था कि जी। सिर्फ महिलाओं को क्यों? इलेक्शन नहीं, आते ही आप महिलाओं का चिंता करने लगते हैं। जब इंसिडेंट्स होती हैं, करप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, रेप केसेस, नहीं वो इंसिडेंट्स तो अगेंस्ट द हाँ, वुमन, हुँ, हुँ। उस पे क्यों नहीं आप एक्टिव होते हैं? उस समय नहीं तो सच्चाई आपको लगता है कि इट्स अ क्रिमिनल केस, इट्स अ पुलिस केस। बट जब इलेक्शन आता है तो आप लाखपति दीदी, दूसरी तरफ से हम महिलाओं को इतना पैसा देंगे हर महीना, नहीं चुनावी कुछ तो वादे और चुनावी नहीं वो वादों के बाद सरकार चलाने की बात जब आती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, आप महिलाओं की चिंता ही नहीं करते हो। ये तो कितने सच में केसेस ये हुए हैं आपके जी, बिहार में? डाउरी केसेस कितने केसेस हुए हैं आपके बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड महिलाओं पे? नहीं किससे को चिंता है? ये सही है कि भई आप 10,000 रुपया महिलाओं के यूँ ही खाते में डाल देना, लोगों को लगता है कि भई जो कुछ बिना मेहनत के किसी को मिल जा रहा है, वो सही बात है। इसकी आलोचना भी होती है, लोग कहते हैं कि जैसे मुफ्त राशन, तो इसकी भी आलोचना होती है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो भई जो है आप लोगों को एक तरह से अपाहिज बना रहे हैं। वो उन आपके यहाँ फिर वर्कर्स जो हैं, खेतों में काम करने वाले नहीं मिलते हैं। कई लोग इसकी नहीं, आलोचना करते हैं पर मुझे एक चीज बताइए शिवाजी, जी, कि ये सॉप्स और ये पैसे देकर क्या आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता तो है, ये फिर सही है। तो नहीं, फिर नहीं हो सकता है, वही हम कह रहे हैं कि ये अगर दोनों ही महिलाओं कर रहे हैं ना, महागठबंधन भी कर रहा है और एनडीए भी कर रहा है। बिल्कुल, मगर वो जातीय एक आधार पे आप चुनाव जीतना चाहते हैं और जातीय आधार पे आप महिलाओं को अपना सॉप्स दे रहे हैं। क्या नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आप कहीं भी इसमें नजर आता है? वुमेन एम्पावरमेंट नहीं सच सच है मगर आप वो उनके लिए ये नौकरी क्यों नहीं देते? नहीं, नहीं, बिल्कुल। नहीं तो ये अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने बात एक मतलब हम किसी पार्टी और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, मगर इन लोगों ने महिला स्वरोज़गार के लिए और जैसे वो 1 करोड़पति जो बनाने का ये है, तो स्वावलंबन के जी, लिए ही उसपे इन लोगों को उद्योग लगाने के लिए जो जी, इंसेंटिव है, वो सब देने की बात जी, की गई है। जी। तो वो भी एक अलग पक्ष है मगर हाँ, यूँ ही 10,000 रुपए खाते में डाल देना या 3,000 रुपया जो भी वादा किया जा रहा है, वो जो है कि हर महीने दे दिया जाए, वो उसकी तो आलोचना लोग करते ही हैं और हो ही रही है। वो सही नहीं है, क्योंकि फ्री लुभाने के सॉप्स, लिए किया जाता है। जी, फ्री सॉप्स, मैं आपको नौकरी दे दूंगा सरकारी, जो महागठबंधन कह रहा है। मैं आपको पैसे दे दूंगा जीने के लिए। मैं आपको 1 लाख रुपया और लाखपति दीदी बना दूंगा, जो एनडीए कह रहा है। या फिर महागठबंधन का कहना है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा चला जाएगा। मेन बिहार का जो इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, दैट इज द रीजन वाई मुझे लगता है कि माइग्रेशन इज अ मेजर इशू। आपको भी बिल्कुल। पता होगा ना, बिहार से ज्यादातर लेबरर, काम करने वाले दिल्ली के, मैं तो दिल्ली में देखता हूं,
पर शायद देश के दिल्ली हर प्रांत में अगर आप चुन लें लेबर क्लास, तो आउट ऑफ 10 लेह 9 लद्दाख तक, बिहार के होंगे, लद्दाख में, लेह 9 लद्दाख में बिहार भी के आपको, होंगे। बिल्कुल लेह लद्दाख में भी अगर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो अगर रूट बन रहा है, तो वहां पर भी जो है वो बिहार के ही मजदूर मिलेंगे आपको। तो तो हु ये इज रिस्पॉन्सिबल फैक्ट फॉर है इट? कि एक कौन है बहुत उसके बड़ी लिए समस्या है। इसी चीज को लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ने दोनों दोनों पक्ष ने, नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन है उसके दोनों लिए? इसको जो है वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने वादा तो किया है, चुनाव महागठबंधन का भी वादा है, और अब वादे जो है वादे तो वो 10 सालों से हो एनडीए रहा ने है, भी ये 20 कहा है सालों कि से हम हो रहा है। और आपकी आवाज क्लियर माइग्रेशन नहीं है। माइग्रेशन शायद 30-40 साल से हो रहा है। किसने चेक किया? ना नीतीश ने चेक किया, ना लालू ने चेक किया, और मुझे नहीं लगता बिल्कुल है कि बिल्कुल। बीजेपी ने भी चेक किया होगा। आपका एक अंतिम लाइन टू द व्यूअर्स एंड फॉर द वोटर्स। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो ये जी, शिवाजी का लाइन शायद कट गया है, हमारे शिवाजी और पत्रकार जी का लाइन कट गया है। उसके लिए मैं नेटवर्क को, जिस नेटवर्क पे हैं, टेलीकॉम की बात कर रहा हूं। हम टेलीकॉम को कहते हैं कि बड़ा एक्टिव हो गया है इस देश में, पर इस तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है बातें। इसके लिए मैं किसको रिस्पॉन्सिबल मानूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट शिवाजी जी वापस आ गए हैं, फिर हम उनसे लास्ट लाइन जानना चाहेंगे। शिवाजी, आपसे मेरा जो ठीक। सवाल था वो आपका वाजिब सवाल है कि देश में आज की तारीख में भी बिहार को सबसे गरीब प्रदेश माना जाता है। बिहार से लोग माइग्रेट करते हैं। देश भर में अगर मजदूर कोई है तो वह बिहारी है। इसके लिए कौन बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है? आरजेडी, एन बीजेपी, जेडीयू? मैं पॉलिटिकल लाइन पे नहीं जाता, किसी ने बिहार की चिंता नहीं की। जी किसी बताएं ने आप। नहीं की, सच्चाई ये है, सच्चाई बिल्कुल सच सही है कि किसी ने चिंता नहीं की। आरजेडी के समय में भी वही हाल था, आज भी वही हाल है। लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन, देखिए अगर कोई बेहतरी के लिए कहीं जाता है, प्रदेश छोड़ता है, देश छोड़ता है, तो वो उसको हम पलायन नहीं मानेंगे। पर मजदूर वर्ग जो एक दो रोटी के लिए अगर कहीं पलायन कर जाता है, उसके उसको यहाँ रोजगार चाहता है कि उसके गांव में ही उसको काम मिल जाए, तो वो यहाँ पे काम करता। पर सम्मानजनक काम यहाँ पे उसको नहीं मिलता है। अब जब वो सम्मानजनक काम नहीं मिलता है, तो मजदूरी करके भी वो दूर पे रहता है। इसलिए वो दूर जाता है कि वहां से लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई उसके गांव के लोगों को कि वो वहां रेहड़ी उठा रहा है या क्या कर रहा है। तो वो दूर चला जाता है और दूर जाकर के वो काम करता है, और अपने गाँव में वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों को वो पैसा भेजता है, ताकि उसको लगे कि भाई वो उसका पति जो है वो दिल्ली में काम कर रहा है। गाँव में वो सम्मान से कहती है, मेरा हस्बैंड जो है वो बैंगलोर में काम कर रहा है, पुणे में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है। तो उस वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो लोग जो है वो बाहर चले जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरह की भी बात है। मजदूर को ऐसा नहीं है कि बिहार में मजदूर को काम नहीं है। खेत में जो वो पंजाब जो मजदूर जा रहे हैं, बिहार के खेत में काम नहीं है, ऐसा नहीं है। पर वो यहाँ काम उनको, जो मजदूर से हम लोगों की बात होती है उनसे बात, वो उनको लगता है कि यहाँ जब काम करते हैं तो वो उनको सम्मान वो नहीं मिलता है। और वहाँ वो वही मजदूर जाकर के काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पंजाब में काम करता है और बड़ा और अच्छे से रहता है वहाँ पे। तो और कुछ निश्चित रूप से मजदूरी वगैरह भी वहाँ पे कुछ ज़्यादा उन लोग कमा लेते हैं। तो और मेहनत करते हैं, मेहनती लोग हैं, उसको उनको वहाँ पे उनकी मेहनत का जो है ज़्यादा पैसा उनको मिलता है। तो ये इन सब कारणों से वो लोग जाते हैं। मगर ये दुखद है कि अगर सही में 2 रोटी के लिए किसी को अपनी बच्चों को, अपनी वाइफ को छोड़ करके दूर प्रदेश में जाना पड़े, और तो ये दुखद है। मगर ये इसके लिए ज़िम्मेवार मतलब ये कांग्रेस की सरकार भी थी, आरजेडी की सरकार रही, और अब जो है एनडीए की सरकार है। ये सभी लोग बराबर के ज़िम्मेवार हैं। इस ओर तो बिहार में कभी ध्यान ही नहीं दिया गया कि बिहार में भी उद्योग लग सकता है। जब बिहार में उद्योग लग सकता था, जब झारखंड साथ था, तब तो उस समय भी किसी ने चिंता नहीं की। उसके बाद तो लोग कहते हैं कि भाई बिहार में किस तरह का उद्योग लगे। ऐसा नहीं, बिहार में उद्योग नहीं लग सकता है। आज इसकी
सही बात आज आपने एनडीए के वादे बहुत में ही ये है कि सेमीकंडक्टर अब बिहार में का इन्होंने कहा है कि हम लोग जब सरकार बनेगी तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और एआई वगैरह का इस तरह से बहुत सारी चीजें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि बिहार के ही सबसे ज्यादा बेंगलोर में है। तो भाई आप यहाँ पे बहुत कुछ संभावना है। वही बच्चे अगर सारी सुविधाएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं था पहले, रोड सड़क जो है वो, अस्पताल अच्छी, बच्चों के लिए अच्छा, अच्छी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था, ये सब नहीं होने के कारण लोग मजबूरी में भी, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो बिहार आके काम करना चाहते हैं, पर उनको वो सुविधाएं, वो जो चीज वो बड़े शहरों में मिल रही है, वो सुविधा अभी बिहार में नहीं है, जिसके कारण वो मजबूरी बस वो दूर काम कर रहे हैं। अगर बिहार में भी वो सारी सुविधाएं जो बड़े शहरों में है, जो धीरे धीरे शहरों बिहार में भी अब उपलब्ध हो रही हैं और लोग लौट रहे हैं, पर ये अभी बहुत पीछे हैं हम लोग, और बहुत काफी इसमें काम करना बाकी है। जिस दिन ये सारी सुविधाएं जो है वो बिहार में उपलब्ध हो जाएंगी, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हो जाए, और इंटर जो लोग बड़े शहरों में लोग जो हैं वो उनके उनके लिए वो दिन भर काम करके आते हैं, तो फिर कहीं अच्छे अच्छी जगहों पे जाते हैं, घूमते हैं, तो उन सब चीजों की व्यवस्था वो चाहते हैं बिहार में। अगर सारी व्यवस्थाएं अगर बिहार में उस तरह की हो जाएं जो बड़े शहरों की हैं, तो निश्चित रूप से वो लौट करके बिहार आएंगे, मगर इसमें अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। पहले से निश्चित रूप से बहुत कुछ काम हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सड़कों का जाल बिछ गया है, और पटना जैसे शहर में कई फ्लाईओवर बने हैं, मगर अभी भी बहुत कुछ काम, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, स्कूल्स अच्छे हैं, मगर और भी अच्छे-अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है। तो इस तरह से व्यवस्था जब अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से पलायन जो है वो होगा, और उद्योग का तो जाल बिछाना ज़रूरी है। अगर उद्योग का जिस तरह का इन लोगों ने वादा किया है कि हर जिला में हम जो है उद्योग लगाएँगे, फूड प्रोसेसिंग में बहुत संभावनाएँ हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के अगर सरकार जो है वो अगर काम करती है, तो पलायन जो है वो सच में उसको रोका जा सकता है। चलिए, अच्छा जी। लगा आपसे बात करके। पलायन, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को लेकर जो राजनीति चल रहा है, उससे बेहतर आम आदमी को, वोटर्स को, आम जनता को समझने की जरूरत है कि सच्चाई क्या है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। मैं नहीं कहता कि किसको वोट दो, किसको नहीं दो, पर आप एज अ वोटर इतने कॉन्शियस हैं, इतने कंसर्न्ड हैं अगर बिहार के लिए, तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए ही वोट दें। जो आपको 6 को देना है, 11 को देना है, और 14 को इंतजार कीजिए अपने देश, अपने प्रदेश के विकास के लिए। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके शिवाजी। फिर हम थैंक यू। मिलेंगे इसी तरह बिहार के चुनाव से रिलेटेड इश्यूज पे। जी नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।